Hello friend, welcome to Warrior DT classes. Today's topic is alkalinity of water. तो सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमने देखे थे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड एंड द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। आज हम तीसरा पैरामीटर देखेंगे, एल्कनिटी ऑफ वाटर। एल्कनिटी ऑफ वाटर, तो एल्कनिटी मीन्स क्या होता है? तो ऑल द आयन प्रेजेंट इन वाटर विच इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन वाटर। तो हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ वाटर विच इज न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन इन वाटर प्रेजेंट इन वाटर। तो जो एनायन H प्लस आयन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, H प्लस आयन को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। उस एनायन को हम उस एनायन के कारण जो एल्कनिटी होता है उसको हम एल्कनिटी ऑफ वाटर कहते हैं। तो किस किस कारण से, किस किस आयन के कारण जो वाटर का एबिलिटी होता है हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करने का, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मेजर जो एनायन होता है वो है कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो ये जो तीनों हैं ये क्या है? मेजर एनायन है जो वाटर में एल्कनिटी इम्पार्ट करता है। ओके, अब जो एक होता है बाइबोरेट आयन। ओके, बाइबोरेट आयन हो गया, अमोनिया हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइबोरेट, फिर अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, बाइसिलिकेट। बाइसिलिकेट के बाद हम देखेंगे दो और देखेंगे, बाइफॉस्फेट होता है और एक होता है H2PO4 2- और एक होता है फॉस्फेट। तो ये जो होता है इसके कारण जो एल्कनिटी वाटर में होता है उसको हम बोलेंगे माइनर एल्कनिटी। और जो मेजर एल्कनिटी होता है, जो जैसे 96 to 97% जो ये दोनों चीज़ें वाटर में एल्कनिटी इम्पार्ट कराता है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक एल्कनिटी कहते हैं, कॉस्टिक एल्कनिटी। ठीक है, एल्कनिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस है। बेसिसिटी मतलब जो OH के कारण होगा उसको हम बेसिसिटी कहेंगे। ठीक है, और एल्कनिटी जो होता है n नंबर ऑफ आयन होता है जिसके कारण एल्कनिटी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बोनेट के कारण जो होगा उसको हम बेसिसिटी नहीं कहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मेजर और माइनर एनायन। अब इसी में हम सोर्सेस देखते हैं, क्या क्या सोर्सेस है हमारा। तो सोर्सेस होता है, एक तो ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक सोर्सेस होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और डिसॉल्व सॉलिड, सॉरी डिसॉल्व गैसेस। तो ऑर्गेनिक सोर्सेस में हम बोलते हैं बायोमास को, क्योंकि हम देखे थे बायोमास के डिकम्पोजिशन से क्या है? कार्बोनेट हमको मिलता है। ठीक है, और कार्बोनेट क्या है? सोर्सेस है एल्कनिटी का। इनऑर्गेनिक सोर्सेस में हम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक सोर्सेस है। और गैसेस में अभी देखिए अमोनिया और एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी माइनर में आता है ना। ओके,
तो ये हो गया हमारा सोर्सेस। अब एक और गैसेस होता है जो वाटर में एल्कनिटी इम्पार्ट कराता है, ठीक है। तो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके या रिएक्ट करके क्या होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट आयन फिर डिसोसिएट होके क्या बनाता है, CO3 2- बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब ये कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करके OH- और HCO3- मतलब बाइकार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक एल्कनिटी जो बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिरी का 3, लास्ट का जो 3 है वह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, pH वैल्यू ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट इसका जो रेट होता है, किस रेट से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये हमको बताता है रेट कांस्टेंट KF और KB, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कैसे आता है, ये हम देखते हैं। तो सपोज ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, C मोल और D मोल का क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब यहां पर हम अगर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट देखेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट का होगा से उसका डिवाइड में ये, तो ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट KF। और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट में रिलेशन होता है दोनों का, इनटू क्या होता है 1 होता है, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा 1/KF हो जाएगा, ओके। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा वो किस पे डिपेंड करता है, pH वैल्यू एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट किस रेट से होगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट अब हम लास्ट वाली क्या देखे थे, CO3 2- H2O से रिएक्ट करके OH- प्लस HCO3- बनाता है। अब क्या करता है, अगर वाटर में एल्गे प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर वाटर में एल्गे प्रेजेंट है तो ये एल्गे न्यूट्रिएंट के रूप में HCO3- को लेते जाता है, ठीक है। अब यह सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में HCO3- को लेते हैं, तो वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर वाटर में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ते जाता है। मींस वाटर का pH वैल्यू हो जाता है यहां पर 8 to 10, ठीक है। वाटर का OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण वाटर का pH वैल्यू हो जाता है 8 to 10। ये इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एल्गे HCO3- को यूटिलाइज करते जाता है, जिससे वाटर में OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे वाटर का pH वैल्यू बढ़ जाता है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम बोलते हैं वाटर का एल्कनिटी है सपोज 10 यूनिट, ठीक है, और उसमें मान लो H+
ऑलरेडी 2 यूनिट प्रेजेंट है, मीन्स हमारा एल्कनिटी अब कितना होगा, H प्लस पहले से प्रेजेंट है, उसके कारण हमारा एल्कनिटी हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो निगेटिव एल्कनिटी इम्पार्ट कराता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि निगेटिव एल्कनिटी मतलब कौन सा आयन इम्पार्ट कराता है, तो हम बोल सकते हैं H प्लस आयन निगेटिव एल्कनिटी इम्पार्ट कराता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट, एल्कनिटी का क्या क्या इम्पैक्ट है। तो पहला है एक्सेस ऑफ एल्कनिटी, एक्सेस ऑफ एल्कनिटी इम्पार्ट bitter taste in water। सेकेंड हम देखेंगे इनक्रस्टेशन, एल्कनिटी के कारण क्या होता है, इनक्रस्टेशन होता है पाइप में। अब कैसे इनक्रस्टेशन होता है ये देखते हैं। CO3 2- क्या करता है, CO3 कैल्शियम 2+ से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है, जमा होते जाता है। सेम उसी प्रकार मैग्नीशियम 2+ क्या है, OH- से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी प्रेसिपिटेट है, ये भी जमा होते जाता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम 3+ OH- से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी एक प्रेसिपिटेट है जो जमा होते जाता है, जिसके कारण पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो ये हो गया इसका इम्पैक्ट एल्कनिटी का वाटर में। अब मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट क्या क्या है, तो इसको मेजरमेंट करते हैं बाय टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के द्वारा एल्कनिटी को मेजरमेंट करते हैं। अब टाइट्रेशन को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूं, जिसमें पहला है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिक वेट, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑल दी कंपाउंड। जैसे 1 मोल का हम निकालते हैं, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट होता है कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे H2SO4 का, H2SO4 का हम देखते हैं 1 मोल का 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, H2SO4 का 2 + 32 + 64, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। उसी प्रकार हम देखेंगे बाइकार्बोनेट का, तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 48 = 61। सेम कार्बोनेट OH का देखेंगे, OH- का तो हो जाएगा 16 + 1, और सल्फेट आयन का हम देखेंगे तो हो जाएगा 32 + 48 = 96। तो ये हो गया हमारा 1 मोल का। तो 1 मोल का 100 ग्राम है, ठीक है। तो 5 मोल का हम बोलेंगे 500 ग्राम, 10 मोल का बोलेंगे 1000 ग्राम। तो अगर हमको 1000 ग्राम पता है और कैल्शियम कार्बोनेट है पता है, तो उसका 1 मोल का हम कितने मोल उसमें प्रेजेंट है वो निकाल सकते हैं। सपोज 1000 ले लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 1000 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 का कितना होता है 100 ग्राम, तो कितने मोल प्रेजेंट है इसमें 10 मोल, नंबर ऑफ मोल 10 मोल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट टोटल वेट डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट, या बोल सकते गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का, तो ये निकल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया उससे। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ द कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेट ऑफ कंपाउंड which is capable of 1 mole of, यहाँ पर which is capable of reacting लिख लेना, reacting 1 mole of electron, 1 mole electron। तो इक्विवेलेंट वेट को निकालते कैसे हैं? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट जैसे हम किसी का भी ले लेते हैं, जैसे सल्फेट का ले लेते हैं SO4 2-। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98। ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 48 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, H2SO4 लिख लेना इसको, H2SO4। ठीक है, 98 होता है H2SO4 का, और SO4 2-, वैलेंसी कितना 2, तो 48 ग्राम। ओके, तो ये 1 का हो गया। तो हम अगर इसका 5 का बोलेंगे, 5 ग्राम का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, 1 का कितना है 48, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 × 98 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 240। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 240। 48 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 होगा। तो ये हो गया हमारा 240। अगर देखो हमको 240 गिवन है, ठीक है, 240 गिवन है, तो ये हमको 5 ग्राम को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने का 300 मिलीग्राम का, 300 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूं मैं। ठीक है, 300 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, जैसे अभी 5 ग्राम था हमको पता था, अब उसको निकालना है। तो अभी हमारा एग्जांपल है 300 मिलीग्राम, तो 300 मिलीग्राम को सबसे पहले 300 × 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है 100 होता है, वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा यहाँ पर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये 1 का होता है, ये टोटल दिया है हमको, तो 1 से इतना को कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 6 × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं इसको और किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर एक है मोलेरिटी,
मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वो हमको क्या बताता है? मोलैरिटी बताता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल, जैसे नंबर ऑफ मोल 5 है तो 5 मोलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अभी निकाले थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है? नॉर्मेलिटी है। तो इसको एम से डिनोट करते, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सभी को। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2 लीटर ऑफ वाटर हैज 2 लीटर ऑफ वाटर हैज 196 ग्राम ऑफ H2SO4, 196 ग्राम ऑफ H2SO4। अब निकालते हैं हम। सबसे पहले हम वेट के टर्म्स में बताते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर का 196 ग्राम H2SO4, तो 1 लीटर का क्या हो जाएगा? 196 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 46 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम के टर्म्स में हो गया 46 ग्राम पर लीटर। इसी को हम मोल के टर्म्स में बताते हैं। तो टोटल हमको कितना दिया? 196 ग्राम है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बताना है तो 98 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी 196 है ना, ये 196 है। तो 196 को 98 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 2 लीटर का हो गया। 2 लीटर का किए ना, अगर हमको 1 लीटर का करना है तो कितना कर देंगे? डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर। थर्ड, अब थर्ड है हम किसके? ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में बताते। तो ग्राम इक्विवेलेंट 196 है। ठीक है, तो 196 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2SO4 का 98, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये किसका हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वन ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे तो करेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर 2 लीटर है ना। अब 2 लीटर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। 1 लीटर का आएगा ना। ठीक है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा। ओके। 4, अब मोलरिटी के फॉर्म में बताना है तो कितना होता है? नंबर ऑफ मोल 1 मोलरिटी, और नॉर्मेलिटी के टर्म में बताना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 2 नॉर्मेलिटी। तो ये हो गया H2SO4 को बताने का 5 मेथड हो गया। 5 टर्म्स के रूप में बता सकते हैं। वेट के, नॉर्मेलिटी के, मोलरिटी, मोल, ग्राम इक्विवेलेंट सभी के रूप में हम H2SO4 को बता सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है नोट करके अपने को लिखना है, तो हम एक केमिस्ट्री में पढ़े थे कि N1V1 इक्वल टू क्या होता है? N2V2 पढ़े थे। टाइट्रेशन के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। N1V1 इक्वल टू N2V2 मतलब N1 का क्या है? जैसे टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे 1 का हो गया तो वॉल्यूम से इनटू कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग
N1। उसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग N2। ठीक है, तो इसको P2 से तो टोटल वॉल्यूम का निकल जाएगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब सेकेंड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना, टाइट्रेशन के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग react with 1 ग्राम equivalent of anything leads to the formation of 1 ग्राम equivalent of anything। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कैल्शियम कार्बोनेट 2H प्लस CO3 2 माइनस, ये क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है। सॉरी, गलत लिख दिया था। ये एग्जाम्पल है, CaCO3 वाले नहीं देखेंगे, ये वाले देखेंगे। H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो H यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, और यहाँ पर 1 मोल है। तो ये तो ऐसा नहीं है। अब देखो, मान लो इसका वेट क्या है? 2 ग्राम है। 2 है तो 2 ग्राम, इसका वेट कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। और ये क्या है? 62 ग्राम। तो ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का वॉल्यूशन है। अब इसी को हम ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/2 मतलब 2/1 2 ग्राम, 60 बाई कितना हो जाएगा? 30, ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 62 बाई कितना हो जाएगा? 62 डिवाइडेड बाई 2, टोटल क्या है? ये 62 है। अब 62 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 31 आ जाएगा। अब 31 से डिवाइड करूंगा तो 2 ग्राम आ जाएगा। तो 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम तीनों जगह सेम है। यहाँ पर 1 ग्राम 1 ग्राम और 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग। क्लियर? ये जो नोट लिखा हूं वो, तो यही हमको टाइट्रेशन में काम आएगा। इसको एक और टर्म्स में हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू वैलेंसी। वैलेंसी कर देंगे 2 का इंटू, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। ओके, तो ये भी क्लियर। अब देखते हैं टाइट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ब्यूरेट है।
इसमें हमारा टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट। तो एल्कनिटी के लिए टाइट्रेंट हम यूज करते हैं 0.02 NH2SO4, ठीक है। N मतलब नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। अब यहाँ हम यूज करेंगे इंडिकेटर। तो हमारा इंडिकेटर कौन कौन से होगा, एक होता है फिनोप्थैलिन, ठीक है, और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और ये हमारा टोटल है 100 ml। टाइट्रेंट हमारा जो तो होता है वो 100 ml होता है। और सपोज हम टाइट्रेंट यूज करते हैं VML, तो हमारा यहाँ पर कितना बच जाता है 100 - VML। अब हम ध्यान से देखते हैं ना कि कैसे कैसे हम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। ये हमारा वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल है YML, ठीक है। YML क्या है, हमारा वाटर सैंपल है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है। तो सपोज 1 लीटर में 1 लीटर टाइट्रेंट में x ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो 1 लीटर में x है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, x ग्राम। 1 लीटर को अब 1 ml में कितना हो जाएगा, x/1000, ठीक है। तो 100 ml में कितना हो जाएगा, x/1000 × 100, ओके। तो सबसे पहले हम एजम्पशन ले लेते हैं, प्रोसेस को समझने के लिए एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन क्या है, इनिशियल pH ऑफ द टेस्ट, इनिशियल pH ऑफ द टेस्ट, sample is greater than or equal to, sample is greater than or equal to 10। क्या है, pH क्या है, 10 है। तो इसमें हम एक चीज़ बोलते हैं कि OH-, ठीक है, मतलब कॉस्टिक एल्कनिटी और बाइकार्बोनेट एल्कनिटी HCO3- दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होता है। अब इस बात को हम समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इधर हमारा सपोज pH रेंज 10 है, ठीक है, और इधर हमारा सैंपल का वॉल्यूम है, सॉरी हमारा mml है टाइट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा mml है, ये P है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब pH वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और हमारा फिनोप्थैलिन जो इंडिकेटर है उसका जो रेंज होता है, pH वैल्यू उसका जो रेंज होता है 8.6 to 10.3। ये इम्पोर्टेंट है ना, फिनोप्थैलिन बेसिक इंडिकेटर होता है जिसका रेंज होता है 8.6 to 10.3, और हमारा pH वैल्यू हम कितना
एजम्पशन में लिया है 10 है, ठीक है। पीएच वैल्यू 10 है, मतलब फिनोल्फथेलिन के रेंज में हमारा पीएच वैल्यू है। अब इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, और HCO3-, ये तीनों चीज़ें हम पढ़े हैं। मेजर जो एल्कनिटी इम्पार्ट कराता है, तो सबसे जब 10 pH वैल्यू होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, CO3 रिएक्ट करता है, CO3 रिएक्ट करता है H+ से, और क्या बनाता है, HCO3-, मतलब कार्बोनेट आयन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बोनेट आयन रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म कर रहा है। अब फिर ये H+ से रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है। तो इस चीज को हम समझते हैं। तो यहां पर OH- जो है, OH- क्या होता है, H+ से रिएक्ट करके, यहां पर OH- H+ से रिएक्ट करके H2O बनाता है, वाटर बनाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है 10 pH से 8.3 तक, 10 pH से हम फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जब pH रेंज 10 होता है तो 8.3 तक क्या होता है, pH रेंज तक, कि हाइड्रोक्साइड आयन पूरा कन्वर्ट हो जाता है H2O आयन में, H2O में, और कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट में होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन पूरा करता है और हाफ जो कार्बोनेट है, मतलब जब हम PMl तक यूज करते हैं, PMl तक OH- का पूरा और कार्बोनेट का आधा बोलते हैं। कार्बोनेट का आधा मतलब हम बोलते हैं कि HCO3- में कन्वर्ट बस हुआ है, ठीक है। अब ये HCO3- क्या होता है, सेकेंड स्टेज में HCO3- जो कार्बोनेट आयन जो है वो H+ से रिएक्ट करके HCO3- बनाता है, वो वाले है ना, इसलिए स्टार मार्क कर दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि H2CO3 क्या करता है, HCO3 बनाता है, मतलब बाइकार्बोनेट बनाता है। तो उसका भी क्या रहेगा, HCO3 रहेगा सेकेंड स्टेज में। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। तो मैं अभी एजम्पशन लिया था कि OH- और HCO3- एक साथ नहीं होता साइमल्टेनियसली। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एजम्पशन वो सही है। देखो यहाँ पर OH- फर्स्ट स्टेज में ही वाटर H+ से रिएक्ट करके H2O बना ले रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज के लिए क्या बचता है, HCO3- बचता है ओनली। तो अब इसको हम टाइट्रेंट के थ्रू समझते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो जब फिनोल्फथेलिन जो इंडिकेटर है, जब फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर जो क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो कलरलेस होता है। अब इसको जब या इसको देखेंगे तो हल्का येलो कलर दिखेगा, तो इसको हम कलरलेस बोलते हैं। जब फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर को सैंपल में हम मिलाते हैं तो सैंपल चेंज हो जाता है पिंक कलर में। देखो यहाँ पर अभी हम टाइट्रेंट 0.02 H2SO4 जो यूज कर रहे हैं, उसको अभी तक हमने सैंपल में नहीं गिराया है। अब नॉब को हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद नॉब को ओपन करने के बाद क्या होता है, जब नॉब को ओपन करते हैं तो जब सैंपल में H2SO4 जाता है, एसिड जाता है, तो H2SO4 जाने से कलर जो चेंजेस होता है वो क्या होता है,
अभी हम पिंक कलर है, H2SO4 जाएगा तो कलरलेस हो जाता है। सैंपल क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे सपोज यहाँ पर अभी हम क्या लिए हैं, यहाँ पर V को हटा दीजिए, अभी हम टोटल ml है बोले है ना, तो PML क्या होता है यहाँ पर यूज हो गया, PML यूज हो गया फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, इसका जो H2SO4 का PML फर्स्ट स्टेज में यूज हो गया। हाफ कार्बोनेट और OH माइनस, जो इतना जो प्रोसेस हुआ है उसमें क्या हुआ है, हाफ कार्बोनेट और OH माइनस, कार्बोनेट हाफ कार्बोनेट में चेंज हो गया, सॉरी कार्बोनेट HCO3 में चेंज हो गया और OH माइनस पूरा H2O में चेंज हो गया है। ठीक है, ये हमको इतना से फर्स्ट स्टेज में टाइट्रेंट के उससे पता चल गया, इतना ml। ठीक है, इसका एल्कनिटी क्या है, इतना ml है। ठीक है, यहाँ तक। अब कंप्लीट एल्कनिटी निकालने के लिए सेकेंड स्टेज में जाते हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, HCO3 माइनस जो होता है H प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2CO3। ठीक है, और ये भी HCO3 माइनस जो होता है वो H प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2OCO3। तो मतलब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज तक क्या होता है, सेकेंड स्टेज में यहाँ पर M माइनस PML यूज होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, M माइनस PML यूज होता है, कितना तक, 4.5 PS तक। और अब हमारा सेकेंड स्टेज के लिए मेथिल ऑरेंज जो होता है, इसका इंडिकेटर होता है 2.4 से 4.2। अब मेथिल ऑरेंज का कलर जो होता है, जैसे फिनाप्थिलिन कलरलेस था वैसे मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का। अब ये ऑरेंज रेड को यहाँ पर हम डालते हैं तो सैंपल में डालने से वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ऑरेंज कलर में हम फिर से नॉब को ओपन करते हैं। नॉब को ओपन करने से H2SO4 जब जाता है सैंपल में तो ये फिर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तब हमको पता चलता है, कलरलेस होने से हमको पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम टाइट्रेट करने के लिए यहाँ तक कितना ml यूज किए हैं, mml यूज किए हैं। ठीक है, टाइट्रेट करने के लिए हमने mml यूज कर दिया है। तो हमारा अब एल्कनिटी हो जाएगा, जो सैंपल है वाटर का उसका एल्कनिटी हो जाएगा mml पर m मिलीग्राम पर YML। अब YML कितना है, ये YML है, तो हमारा एल्कनिटी हो जाएगा m मिलीग्राम पर YML। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमको इतना प्रोसेस को जो समझने में समय लगता है, वही हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो 2 मिनट में हम बता देते हैं कि हमारा सैंपल का एल्कनिटी कितना है। तो इंडिकेटर फिनाप्थेलिन बेसिक इंडिकेटर और एसिडिक इंडिकेटर हमारा मेथिल ऑरेंज है। ओके, तो ये हमारा टाइट्रेंट का पूरा प्रोसेस है। अब हम इसका लिमिट देखते हैं, लिमिट क्या होता है एल्कनिटी का। एल्कनिटी का लिमिट होता है 200 ppm परमिसिबल है। ठीक है, और कॉसेस फॉर रिजेक्शन बोलेंगे तो ये हो जाता है 600 ppm। ओके, कॉसेस फॉर रिजेक्शन हो जाएगा 600 ppm। अब एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में नोट क्वेश्चन है हमारा, इफ वाटर कंटेन 420 ग्राम ऑफ carbonate ion, 240 ग्राम ऑफ
बाइकार्बोनेट आयन 244 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड 68 ग्राम हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका एल्कनिटी हमको फाइंड करना है। ओके, तो एल्कनिटी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कि कार्बोनेट को हम ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल वेट कितना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल वेट कितना है 420 टोटल वेट है। कार्बोनेट का कितना होता है 12 प्लस 68 48, तो कितना हो जाएगा 60। ओके, तो वैलेंसी 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके, वन 4 कैलकुलेट करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 30 को करेंगे तो 14 इंटू 30 42। ओके, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 244 मतलब HCO3 माइनस का। ठीक है, HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट का हमारा कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 1 और ऊपर में 244, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 आएगा आंसर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एल्कनिटी, अब देख OH माइनस हमको पता है तो हम H प्लस का निकाल लेंगे। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 4 होता है तो H प्लस यहाँ पर आएगा 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 68 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। ओके, अब टोटल एल्कनिटी हम बोलेंगे तो टोटल एल्कनिटी कितना हो जाएगा, टोटल एल्कनिटी तो 14 प्लस 4 माइनस H प्लस आयन मतलब निगेटिव इम्पार्ट कराता है, बताए तो इसको कंसिडर करना है। तो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। अब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 होता है, तो ये कितना आएगा हमारा 22 माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हम इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1100 मिलीग्राम पर लीटर एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू कितना आता है, लगभग इतना आएगा 1100 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो एल्कनिटी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।